नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो न सिर्फ आपकी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप बूढ़े हो जाएंगे, मरते दम तक ये चीज़ आपके लिए काम की है। बहुत कमाल की चीज़ है। लेकिन सेंटर में हम रखेंगे एग्ज़ाम को, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी बातें करेंगे, लेकिन इसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी पर लागू कर सकते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है और सही मायने में ये ऐसी चीज़ है ना, जिसे आपकी ज़िंदगी से निकाल दें, किसी की भी ज़िंदगी से निकाल दें, तो उसमें और एक पत्थर में, एक सूखी लकड़ी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस इतना ही फ़र्क है, वो पत्थर कहीं हिल डुल नहीं सकता। ये व्यक्ति जो है ये चल फिर लेता है, कुछ खा लेता है, बोल लेता है। इतना ही फ़र्क होगा और कुछ नहीं। ज़िंदगी एकदम नीरस हो जाएगी, एकदम बेकार हो जाएगी अगर सिर्फ एक चीज़ को निकाल दें। और सोचिए, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी में से इस चीज़ को निकाल दें तो कितनी बड़ी आपदा आ जाएगी ज़िंदगी में। दुख की बात यह है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में से ये चीज़ निकल चुकी है, या वो निकाल रहे हैं, या फिर जान ही नहीं रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है। आपको पता है ना, मैं इस तरह की बातें ज़्यादा नहीं करता आपसे। काफ़ी दिनों बाद फिर से कर रहा हूँ, और तभी करता हूँ जब मैं खुद कन्विंस करा लूँ खुद को कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी तैयारी आसान हो सकती है। आप में से किसी एक व्यक्ति को भी बात समझ में आ जाए तो उन्हें एहसास होगा, अभी तुरंत एहसास होगा कि कुछ नया सीख लिए, ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। ये उसी तरह की बात है। एग्ज़ाम करीब है, बहुत सारे लोग दबाव में होंगे। ये धीरे धीरे होने लगते हैं, और जो लोग नहीं भी होते हैं ना, उनके धैर्य की परीक्षा हम जैसे लोग ले लेते हैं, डरा डरा के। मैं तो अपनी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता, करता भी नहीं कि आप पे दबाव हो। लेकिन बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे हैं, वो जानबूझ के नहीं कहते, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि वो इसको नेचुरल बना देते हैं कि अरे दबाव होना तो स्वाभाविक सी बात है। क्यों स्वाभाविक है भाई? इसी को ध्यान में रख के बात करेंगे। ध्यान से समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तैयारी? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तैयारी क्यों कर रहे हैं आप? कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति टीचर बन गया, कोई व्यक्ति इंजीनियर बन गया, कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में चला गया। कहीं भी ज़िंदगी में कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आपके पास इसका जवाब होगा, और हर व्यक्ति का अपना अपना जवाब हो सकता है। आप में से कोई कहेगा कि किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को समाज में अपना स्थान चाहिए। सारे जवाब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इन सभी में एक चीज़ कॉमन होगी, पता है क्या? कि ये चीज़ करके उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस होता है। आप क्या आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहेंगे जिसके बारे में आपको पता है कि इससे शादी करेंगे ज़िंदगी कबाड़ हो जाएगी, नरक हो जाएगी? चाहे वो कितना भी सुंदर हो, आप नहीं करेंगे अगर आपको बताया जाए कि इसके साथ ज़िंदगी खराब होने वाली है। क्या आप वो नौकरी करना चाहेंगे जिसमें आपको पता चले कि अगले ही दिन आप ऐसे नरक में जाने वाले हैं कि वहाँ से निकल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ तबाह हो जाएगा, बस आपको पैसा दिया जाएगा? समझदार आदमी नहीं करेगा वो। हर चीज़ जो भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये है कि आपको अच्छा लगेगा, चाहे आप समाज के लिए कुछ करें, चाहे अपने परिवार के लिए करें, आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे। आपने किसी से वादा किया होगा कि हम शादी करेंगे इसके बाद। कुल मिला के सेंटर में क्या है? खुशी है। आप आनंद चाहते हैं, ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इसीलिए तो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है, ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए कि वैसे ये हमारे दिमाग में डाला गया है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इस पे बात करते हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि जिस चीज़ का सफ़र ही अगर सुनहरा ना हो, उस मंजिल के मिल जाने से भी क्या मिल जाएगा? नहीं बात समझ में आई? समझाता हूँ। आप छोटे थे, बच्चे थे, आपको मेला जाने का बड़ा शौक था, बहुत अच्छा लगता था, और आपको पता है कि आज मेला लगा है,
और शाम को जाएंगे, मान लेते हैं 4 बजे जाएंगे। आपने नोटिस किया, याद करिए, आप सुबह से ही खुश होते थे। आप कपड़ा पहन रहे हैं तो खुश हैं कि हाँ हम कपड़ा पहन रहे हैं, मेला जाना है। 5 रुपये मिल गए हैं आपको, लेके कभी इस जेब में रख रहे हैं, कभी उस जेब में रख रहे हैं। अगर एक एक के सिक्के हैं तो गिन रहे हैं 5 हैं कि नहीं, खेल रहे हैं उसके साथ, क्योंकि मेला जाना है। आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि आज हमें मेला जाना है, अभी गए नहीं हैं, फिर मेला गए, मेले को भी एंजॉय किया, मेले से वापस आ रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। करते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शादी में आपको जाना होगा, घर पे किसी की शादी है या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को मामा के यहाँ जाने में मज़ा आता है। तो आपको आज मामा के यहाँ जाना है, मान लेते हैं छोटे बच्चे हैं, या कल मामा के यहाँ जाना है, तो और चमत्कार हो गया। कल मामा के यहाँ जाना, आज रात भर आप सोचेंगे, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक आप मामा के यहाँ रहेंगे ख्यालों में। सुबह से उठ के मम्मी के पीछे पीछे, हाँ कपड़ा पहना दो, कब चलेंगे कब चलेंगे। होता होगा, कुछ तो हुआ होगा ज़िंदगी में। जवानी में भी ऐसा होता है। आप किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं, मूवी देखने जाने वाले हैं, बात हुई चलें कल चलेंगे, दिमाग में चल रहा है क्या। जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए, मंजिल पाने से पहले का सफ़र आपको कैसा दिख रहा है? सोचिए ज़रा, क्या आपको मज़ा नहीं आया ये सोच के कि आज मेला जाना है, आज शादी में जाना है, आज दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है? आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है, जो आप चाह रहे थे, जो वाकई खूबसूरत था, जो आपकी वाकई चाहत थी, उसका सफ़र जितना खूबसूरत था, शायद मंजिल उतनी खूबसूरत ना हो। आप मामा के यहाँ जाने के समय जितने खुश थे, शायद वहाँ जाने के बाद आपको पता ही नहीं था कि मम्मी क्यों जा रही हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ मामला, रिश्तेदारी में कुछ गड़बड़ हो, उस पे बात करनी हो, सारा माहौल सीरियस है, उसमें आप भी जाकर बैठे हुए हैं चुपचाप। लेकिन उसके पहले तो आप खुश थे ना। मंजिल शायद उतनी खूबसूरत नहीं है, सफ़र खूबसूरत है। मेला गए आप सोच के गए थे कि हमको बंदूक खरीदनी है, चश्मा खरीदना है, 5 ही रुपये था। पापा के पास भी, मम्मी के पास भी पैसे नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं मिले आपको। मंजिल उतनी खूबसूरत नहीं रही। आपके पास 5 रुपये ही थे, 15 रुपये की बंदूक थी, नहीं खरीद पाए। लेकिन उसके पहले कितना मज़ा आया, सोचिए। अब वापस आइए, ज़्यादा उधर ना खो जाइए। तैयारी को ज़रा देखिए, और तैयारी करने वालों के चेहरों को देखिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक ओपन जेल में बंद है। कितनी निराशा है चेहरे पर, कितना चेहरा लटका हुआ है। एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो इतनी गंभीर बातें हैं कि लगता है बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी सर पे उठा के घूम रहे हैं। और कुछ लोग, जो कि उन्हें लगता है कि हम बड़े स्मार्ट हैं, इस गंभीरता को ज़बरदस्ती ओढ़ लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम सीरियस दिखेंगे तो लगेंगे कि हम तैयारी करते हैं, टेढ़ा करके मुंह बात करेंगे लोगों से, तो वो उसके शिकार भी हो जाते हैं। बाद में सीरियस हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, वो बीमारी पकड़ लेती है। सफ़र कितना कष्ट वाला है जी। अगर इस तरीके से आप 4 साल, 5 साल, 10 साल लगा के आईएएस बन भी गए, आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या खो दिया? नहीं सोच सकते आप। बहुत सारे लोग नहीं सोच सकते कि उन्होंने क्या खो दिया। कितना कीमती समय, कितनी कीमती ज़िंदगी उन्होंने खो दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तैयारी छोड़ के भाग जाइए मूवी देखने, मुझे समझा रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए। हमने तैयारी को इतना सीरियस बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि हमने पाप किया था पिछले जन्म में, वही भुगत रहे हैं। और हमारे पास एक तर्क होता है। बहाना क्या है? बहाना ये है कि अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, थोड़ा सा कष्ट झेल लेंगे, आगे आईएएस बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा, यकीन मानिए कुछ नहीं ठीक होगा। जो लोग अभी अभी जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें खुश नहीं है, उसे इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे हैं, अब आ रहे हैं पॉइंट पे, आप समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसको इंजॉयबल नहीं बना रहे हैं, इंजॉय नहीं कर रहे हैं उसे, वो आगे खुश नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, ऐसे ही लोग तो भ्रष्टाचारी बनते हैं, ऐसे ही लोग अपराधी बनते हैं। एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोच के वो आईएएस की तैयारी कर रहा है कि हमारा नाम हो जाएगा, जैसे बाकी टॉपर्स टीवी पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वैसे हम भी आएंगे, लोग हमारी चर्चा करेंगे, वाह वाही करेंगे, वाह। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। या थोड़े दिन हुआ, 1 महीने 2 महीने लहर चली, उसके बाद से कोई पूछ नहीं रहा है। उसके बाद असली काम शुरू हुआ,
ऊपर से दबाव है, नीचे से दबाव है, काम है दुनिया भर का, मीटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है, और भी चीज़ें हैं, बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है, सब कुछ संभालना है, ऊपर से घर परिवार है, पत्नी है, पति हैं, उन्हें भी समय देना है। जो सोचे थे वैसा तो कुछ नहीं था ना। हम तो पूरी वो ऐसी दुनिया देख के आए थे, लग रहा था स्वर्ग है। तो अपने आप को ऐसा पाते हैं कि हम ठगा गए यार। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने हमें ठग लिया। ज़िंदगी ने नहीं ठगा, हम खुद बेवकूफ़ थे और बनते चले गए। वो उम्मीद नहीं पूरी होती तो हम किसी न किसी तरीके से उसे वसूलने की कोशिश करते हैं। उस तरह का मामला हो जाता है जैसे किसी ने घूस देकर नौकरी हासिल की है तो पहले उसे वसूलने की कोशिश करेगा। तो हम खुश होने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, क्योंकि हमारा असली मकसद तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है। एक फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी में आ जाती है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। ये तो बहुत छोटा सा प्रभाव मैंने बताया है, और भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इस दौरान कितने लोग, आपको पता है, इसका आंकड़ा कभी सरकार नहीं देगी, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, कुछ लोग बात करते हैं इक्के दुक्के। कितने लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग अपना रिलेशन खराब कर दे रहे हैं, कितने लोग अपनी सेहत हमेशा के लिए डैमेज कर ले रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं जो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्यों? उसका एक ही कारण है कि वो इस तैयारी को इतना सीरियस बना के चल रहे हैं जिसकी ज़रूरत थी नहीं। उन्हें लगता है कि यही तैयारी है। तैयारी ये नहीं है भाई, ये सज़ा है। तैयारी इंटरेस्टिंग हो सकती है, इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अभी मैं उपाय बताऊंगा आपको। इसे हल्का बनाया जा सकता है। हम क्यों नहीं बना सकते? हम बहाना देते हैं अपने आप को कि बस कुछ महीने की तो बात है। भाई ये आदत हो जाएगी, हमारा नेचर ऐसा हो जाएगा। जाके देखिए जो लोग आपको ये जो टॉपर बन गए इनको छोड़िए, जो लोग 10 साल से आईएएस है ना, जाकर उनके चेहरों को देखिए, उनकी जिम्मेदारी को देखिए। कभी कभी आपको लगेगा कि इनको ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लगेगा कि यार क्या ही है ज़िंदगी ये। क्यों? क्योंकि वो उनकी फितरत हो गई, वो उनका नेचर हो गया, वो ऐसे ही बन गए। मान के चल रहे थे कि थोड़ा सा कष्ट झेल लेंगे, आगे कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये कष्ट झेलने के चक्कर में आदमी इतनी बार फंसता है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे थे। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका मूड ठीक नहीं रहता आजकल, और आप जानते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, आप अपनी उम्मीदों के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ रहे हैं, तो मूड सही नहीं है। फिर भी रगड़ रहे हैं उसी में कि चलो कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है, 4 महीने की बात है, 1 साल की बात है, कर लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? चलो मान लेते ठीक भी हो गया, तो क्या यही अंत है? इसके बाद से फिर शादी विवाह का मामला है, तो उसमें फिर आदमी लग जाता है कि चलो ये हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा, कर लो शादी, फिर समझ में आ जाएगा। फिर शादी कर लिए, फिर बच्चे हो गए, तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, पहले तो परवरिश हो 5-6 साल बढ़िया, उसके सेहत का ख्याल रखना, हर चीज़। उसकी वजह से कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं तो कहेंगे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो घूम लेंगे। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा बहाना बनाते हैं। चलो बड़ा हो गया, फिर जैसे ही बच्चा जवान होने लगा तो फिर उस पर ध्यान कि इसका अफेयर ना कहीं हो जाए, कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, कहीं कुछ गलत आदतें ना हो जाएं, नशा वगैरह ना करने लगे तो उसका भी ख्याल रखना है। उसी में अभी एक चल रहा है पैरेलल, आपके माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनको मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। जिनसे आप तुलना करते हैं उनका मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। ये चल रहा है। ऊपर से आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोच लिया कि अपना घर हो जाएगा तो अच्छा होगा, अपनी गाड़ी हो जाएगी तो अच्छा होगा, बच्चे की शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा, तब तक 3-4 बीमारियाँ हो जाएंगी, फिर बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी तो अच्छा होगा। सब कुछ खत्म हो जाता है, अच्छा कुछ नहीं होता। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की कहानी है। सबके साथ यही हो रहा है जो लोग नहीं जागरूक हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि बस तैयारी कर रहे हैं। तैयारी की ज़िंदगी अलग होती है, बाकी ज़िंदगी अलग होती है। यहीं पे सारा खेल ख़त्म हो जाता है। अलग अलग नहीं होती है भाई। यही वो ज़िंदगी है जिसमें हमें तैयारी भी करना है, इसे समझना भी है, खुद को अनुभवी बनाना है, चीज़ों को सीखना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। ये तैयारी का जो अवसर मिला है, ये कुछ ही लोगों को मिलता है। आप तैयारी में आए हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। सबके बस की बात नहीं है, लोग डर जाते हैं। लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं है कि आप फिर बेहतरी कर जाएंगे। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं कि इसका लाभ कैसे लिया जाए, इसको ज़िंदगी का हिस्सा, एक बेहतरीन अनुभव कैसे बनाया जाए, तब तक कैसे काम चलेगा। और वही मैं समझा रहा हूँ कि अपनी तैयारी को सीरियस मत बनाइए। आपकी सेहत चली जाएगी, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे,
आपका समय खराब हो जाएगा, ज़िंदगी में शिकायतें आपकी बढ़ जाएंगी। लास्ट में जब आप बूढ़े हो जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो पता चलेगा क्या ही किए, सीरियस होके जिए, सीरियस सारी चीज़ें बना दिए, कुछ नहीं एंजॉय कर पाए। तो क्या करेंगे आप अपनी तैयारी को जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाइए, उसे एंजॉय करिए। अगर कभी मेहनत भी पड़ रही है तो देखिए उस मेहनत को मेहनत के रूप में मत देखिए, ऐसे देखिए कि आप अपनी क्षमता का कितना मतलब प्रसार कर सकते हैं, उससे कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितनी बार अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे देखिए। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि मूड हमारा ख़राब हो जाता है, कभी कभी मन नहीं लगता है, तो कभी कभी ज़रूरत होती है छुट्टी ले लिए, उससे भी थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं, हमारे पढ़ने का तरीका गलत होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, और फिर भी हम कंफर्म नहीं है कि इससे क्या होगा, हो भी जाएगा कि नहीं। कई बार हम फालतू की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, उससे भी हम चीज़ें कुछ इनोवेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम भटकते रहते हैं, और कुछ इतना भटक जाते हैं कि फिर कभी लाइन पे आ ही नहीं पाते। अब आप कहेंगे, मुझे पता है आप में से कई दोस्तों के दिमाग में आएगा कि कितनी बातें कर रहे हैं सर, आप एक लाइन में क्यों नहीं कह देते। ये वीडियो मैं एक लाइन में कहने के लिए नहीं बनाता, आपको बड़ी धैर्य से सुनना पड़ेगा। मान लीजिए एक तरह का ये प्रवचन है, आपको सुनना है, इसमें से कोई कहीं एक बात आपको पकड़ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, कोई एक एग्जाम्पल ध्यान में आ जाएगा और वो काम कर जाएगा। ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे पढ़ाते समय बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ये बातें ध्यान रखिए, टॉपिक ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। ये मैं खुली चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके, कहीं से भी कुछ पकड़ में आ जाए उसे ले लें, सीख जाएं। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप अपनी तैयारी को सीरियस मत बनाइए, और ये बहाना मत दीजिए कि अभी तो चल जाएगा, अभी हमें संघर्ष करना है। इस चीज़ से मुझे कह सकते हैं एक तरह से कि नफरत है। संघर्ष जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे ऐसे कैसे कह दिए, संघर्ष क्यों नहीं होता। प्रोसेस होता है, प्रोसेस है। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, ये संघर्ष नहीं है भाई। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसमें संघर्ष क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस से गुजरिए, जितना बढ़िया से आप प्रोसेस को पूरा करेंगे आपका रिजल्ट उतना बढ़िया होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको संघर्ष कह देते हैं, वैसे ही हमने मुसीबत मोल ले ली, वैसे ही हम इसको गंभीर बना देते हैं, और एक बहाना भी चल जाता है कि अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़ा कॉमन शब्द हो गया, स्ट्रगल कर रहे हैं। काहे स्ट्रगल कर रहे हो बे छोड़ दो, अगर स्ट्रगल लग रहा है तो मत करिए। कोई चीज़ कठिन है इसका मतलब ये नहीं कि वो कठिन है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये है कि आपको करना नहीं आता। अगर यूपीएससी की तैयारी करना, पीसीएस की तैयारी करना आपको कठिन लगता है, और आप ये मान के चलते हैं कि इसकी तैयारी कठिन है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपकी सोच गलत है, आपके दिमाग में वायरस डाला गया है। तैयारी कठिन नहीं है, आपको तैयारी करनी नहीं आती। कोई कह रहा है कि मुझे साइंस समझ में नहीं आता, क्या ऐसा संभव है कि सबके लिए समझ में नहीं आता? भाई अगर साइंस समझ में नहीं आता तो लोग साइंटिस्ट कैसे बनते? एक एक सेकंड का हिसाब लगा के हम चांद पे पहुंच जा रहे हैं कि इस जगह पे ये यान उतरना चाहिए, वहां उतार दे रहे हैं। आप फोन लगा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है? किसने सर्च किया होगा इसका, किसने इसे सोचा होगा? साइंस पढ़ने वाले ने, उसमें इंटरेस्ट आया होगा उसको। तो ये कहना तो पूरी तरह से गलत है भाई, ये विषय कठिन है, ये तैयारी कठिन है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये सब बकवास की बातें हैं, अपने आप को सुलाए रखने के लिए, धोखे में रखने के लिए गढ़े गए शब्द हैं। आप जब ईमानदारी से इसे एक्सेप्ट करेंगे ना, कि सही बताऊं तो कठिन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए कठिन है, सबके लिए नहीं है, यानी कि इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा, वही तो खोजना है। अगर ये कठिन होता तो सबके लिए होता। अगर मान लेते हैं सीसैट कठिन होता तो सारे बच्चे फेल हो जाते, कुछ पास क्यों हो गए? इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो है सीसैट क्वालिफाई कर लें
और उसमें मतलब उसका नंबर जुड़ना है, ऐसा तो है नहीं। बस आप क्वालिफाई करके तो दिखाइए, लेकिन उस पर भी लोग नहीं कर रहे हैं और कर भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो कठिन होता तो सबके लिए होता, आसान होता तो सबके लिए होता। तो तैयारी के सारे पक्ष जो हैं वो आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली किसी के लिए कठिन है, किसी के लिए आसान है। आपके लिए चीज़ कठिन है, तैयारी कठिन है, भारी लगती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको वो तरीके नहीं पता जिससे इसे एंजॉय किया जा सकता है। बात की शुरुआत कहाँ से हुई कि हम इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बाद में शिकायत रह जाएगी पीछे। आप इसको ऐसे बनाइए, उपाय खोजिए, खुद से खोजिए। ये मैं तो कुछ बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन मज़ेदार बात यह है ना कि ये खुद से खोजने वाली चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ाई को थोड़ा और एक स्टेप नीचे जाएं, समझें गहराई में जाके, तो क्या करना है आपको, कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो उस टॉपिक को पढ़ते समय आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इसको और कैसे पढ़ें कि और मज़ा आ जाए और गहराई से समझ में आ जाए। मान लेते हैं टॉपिक पढ़ते पढ़ते गए तो कुछ रटने वाली बात आ गई। जैसे मान लीजिए कि अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं भारत का, नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, फिर आपको लगा कि नदियों का नाम मुझे पता होता तो अच्छा रहता। क्वेश्चन आते हैं कि नदी कहाँ से निकली, कहाँ गई, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो ये तो याद करने वाली बात है। तो याद करने के कितने तरीके हो सकते हैं आपको पता है? अनंत तरीके हो सकते हैं। उसमें से आपको खोजना है कि मैं कैसे याद करूं कि मज़ा आ जाए, मुझे ऐसे लगे कि हाँ इसको एंजॉय कर रहे हैं, और दुनिया की हर चीज़ इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। यकीन मानिए दुनिया की हर चीज़ इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। तो उसका रास्ता खोजिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए, तब देखिए कि ये तैयारी आपके लिए कितनी मज़ेदार हो जाती है। जिस विषय से डर लगता है उसको छोटे से छोटे लेवल पे लेके आइए। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में डर लगता है, तो ठीक है भाई, हमें इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, इकोनॉमी का किसी एक चैप्टर को पकड़िए, ठीक, उस चैप्टर से भी किसी एक छोटे से कंसेप्ट को पकड़िए, वहाँ आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी इकोनॉमी को देख के ऐसा लग रहा था कि दिक्कत है। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते पूरी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही हमें रास्ते खोजने हैं। अब आप कहेंगे जो लोग बड़ी जल्दबाजी में हैं, जिनके ऊपर रील्स का बाकी चीज़ों का बहुत गहरा असर है, वो कहेंगे कि क्या सर इतना टाइम है हमारे पास। यही तो दिक्कत है। अभी तक आप में से बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे कि क्या बकवास चल रहा है यार, पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी बता रहे हैं कि इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, ऐसे आसान करो, वैसे आसान करो। इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, सामने एग्ज़ाम है। तो पता है ऐसे लोग क्या कह रहे हैं बेसिकली, मैं क्या कह रहा हूँ और किसी के दिमाग में बात आई है तो वो क्या कह रहे हैं। कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, उसके चैन में जो है जंग लग गई है, सूख गया है। ऊपर से एक दिक्कत ये भी है कि टायर में हवा कम है, बड़ी मेहनत से चल रहा है बेचारा। और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चैन में ग्रीस लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, टायर में हवा कम है, थोड़ा सा हवा भर लीजिए। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास टाइम कहाँ है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे जीने के लिए टाइम नहीं है, मुझे चीज़ों को एंजॉय करने का टाइम, तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं? वो करिए जो आपके लिए टाइम है। यही तो करना है। तैयारी किसको कहते हैं? आप मुझे बताइए, तैयारी किसे कहेंगे? वो काम कर रहे हैं जो जिसमें मन भी नहीं लग रहा है, समझ में भी नहीं आया, बस बस घंटे गिन रहे हैं बैठ के, दिन गिन रहे हैं, वो तैयारी है? या इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि बात समझ में भी आ रही है, उसमें मज़ा भी आ रहा है, उसमें नंबर्स भी आ रहे हैं, सिलेक्शन भी हो रहा है? तैयारी तो इसे कहेंगे ना। ज़िंदगी जीना तो इसे कहेंगे, और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। चलिए मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी तैयारी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि नया चैप्टर शुरू हुआ, समझिए ज़रा। और कहीं से भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ आप ये करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इतना है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें देख पाएंगे कि अच्छा बात तो है। पहली बात कि आप घंटे के हिसाब से ऐसे मत सोचिए कि इतने घंटे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 मिनट पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए और काम हो जाएगा।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को इस रूप में देखिए कि आपने अभी तक कितना कितना किया है, क्या क्या करना बाकी। अभी इंटरेस्टिंग बनाने वाली बात नहीं आ रही है, अभी काम शुरू करने से पहले एक खाका बना रहा हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या करना है, कितना बचा हुआ है। ठीक, अब कई पक्ष हैं, मोटे तौर पर 3 पक्ष होते हैं तैयारी के। पहला पक्ष होता है कि आपको पढ़ना है, प्री के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, अलग अलग विषय पढ़ने हैं, मोटे तौर पर आपको पढ़ना है। ये पहली बात है। क्या बिना पढ़े कोई व्यक्ति क्वालिफाई कर लेगा? यूपीएससी या पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो, नहीं कर पाएगा ना। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाना है, बात करेंगे इस पे। दूसरा पक्ष ये होता है तैयारी का कि जो आपने पढ़ लिया है उसे बार बार पढ़ बार बार पढ़ना है, मतलब उसे रिवाइज करना है। ये दूसरा पक्ष है। क्या एक बार पढ़ के आप कुछ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से हमारा दिमाग ऐसा नहीं बना है कि एक बार पढ़ लें और साल भर वो चीज़ें ठीक वैसे ही बनी रहें। कुछ बातें समझ में आती हैं, वो ज़िंदगी भर समझ में आती रहेंगी, लेकिन उतने से काम तो चलेगा नहीं। एग्ज़ाम में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कंसेप्ट भी चाहिए, फैक्ट भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक बार पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। तो दूसरा पक्ष होता है तैयारी का रिवीजन करना, और तीसरा पक्ष होता है प्रैक्टिस करना। चाहे आप प्री की प्रैक्टिस करें, मेंस की प्रैक्टिस करें, जीएस की प्रैक्टिस करें, सीसैट की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो क्या वो सफल हो जाएगा? संभव नहीं है। अपवाद मान लेंगे कि 1 लाख में से कोई एक कभी शायद ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो सही मायने में आप समझ नहीं पाएंगे कि ये होता क्या है। ये उसी तरह की बात है कि आप थोड़ा बहुत पानी में कूद के निकल भी आते हैं, आपने सब जान लिया है कि ऐसे हाथ पैर चलाने पे तैर लिया जाता है, और फिर आपको कंपटीशन में उतार दिया गया। तैराकी के बारे में सब कुछ आपको पता है, पानी से डर भी नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है। थोड़ा बहुत शायद हो सकता है आपको तैरना भी आता हो कि 5 कदम तक तैर कर चले गए, लेकिन धार में बहना है, बहते हुए तैर के दूसरे पार जाना है, और बहुत सारे लोगों के साथ जाना है, जिनमें से कुछ ही लोग उस पार जाके इनाम लेंगे, बाकी लोग जैसे तैसे थोड़ी देर बाद पहुंच भी जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, कुछ ही लोग जाएंगे, और उनमें से ज़्यादातर लोग बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी नदी में तैर रहे हैं। और एक आप हैं कि आपने सिर्फ ज्ञान ले लिया है, 5 कदम तैर के देख लिया कि तैरना तो सीख ही गए, अब क्या, जिस दिन तैराकी होगी तैर जाएंगे। भाई बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर कर के इतना मजबूत बना लिया अपने हाथ को, पैर को, कि उनके लिए तैरना खेल हो गया है। क्या उनके सामने टिक पाएंगे? अगर कंपटीशन नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, छोड़ दो, उसी में बहते चले जाओ, बस थोड़ी सी तैराकी अगर पता है, अपने शरीर को रोकना पता है पानी के ऊपर, तो फिर बह के चले ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ठीक तय की गई जगह पे पहुंचना है, वो भी कंपटीशन में उन लोगों के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तीसरा पक्ष है जिसे हमें ठीक करना होता है। आइए वापस, मैं थोड़ा विस्तार से बात कर रहा हूँ। कितना समय हो गया? 28 मिनट के आसपास हो चुके हैं, कोई बात नहीं, समझ लेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो पढ़ाई की बात करते हैं कि पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पढ़ाई का मतलब लोग समझते क्या है। पढ़ाई का मतलब है किताब खोले, पढ़ना शुरू कर दिया, वीडियो देखा, पढ़ना शुरू कर दिया, और बात खत्म हो गई। लेक्चर देखा, पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना होता है। पढ़ने से पहले ये बात जानना ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है, तभी तो मज़ा आएगा। सोचिए सोचिए एक व्यक्ति को रेस में भाग लें, अब रेस ही है तो रेस का एग्जाम्पल लेंगे। रेस में भाग लेना है और उसे भागना है, दौड़ना है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना दौड़ना है कितना दौड़ना। वो व्यक्ति पहले ही हताश हो जाएगा। भाई 100 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, कि कितने मीटर दौड़ना है, कितने किलोमीटर दौड़ना है, ये तो बता दो। साइकिल से जाना है कि कार की रेस है, कि बाइक रेस है, कि ऐसे पैदल ही चल निकलना है, दौड़ना है, ये भी नहीं पता है। तो आप दौड़ते रहिए। लोग दौड़ रहे हैं, लोग एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, इतिहास, भूगोल, पता नहीं क्या क्या, करंट अफेयर सब पढ़ रहे हैं। ये वो दौड़ में, उस दौड़ में दौड़ रहे हैं
जिसमें पता ही नहीं है कि कितना दौड़ना है उन्हें, तो दौड़ते रहिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दौड़ते रहेंगे, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, हार जाएंगे, निकल जाएंगे रेस से। यही होता है। कुछ लोग तो कहीं और दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो रास्ता ही भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कितना दौड़ना है, किस डायरेक्शन में दौड़ना है। तो पढ़ने को इंटरेस्टिंग बनाने का, उसे एंजॉय करने का पहला कदम यह है कि आपको पता हो कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना। मज़ेदार बात यह है कि किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में एक लेवल तक की मैच्योरिटी होनी चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन के बाद भी 1-2 साल हो गए, तो एक लेवल की मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी समझ आ जाती है। उसके बाद पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। किसी इंसान को सही में, मैं दिल से बता रहा हूँ, 6-7 महीना अगर ईमानदारी से वो मेहनत कर दे, मेहनत मेरा सेंस ये नहीं जो शुरू में जिसको मैं अवॉइड करने की बात कर रहा था वो नहीं, मेहनत से मतलब ज़्यादा उस पर समय दे, उस पर काम करे, तो वो पर्याप्त चीज़ें तैयार कर लेगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही है, हमें पता ही नहीं है कि कितना पढ़ना है। इसीलिए देखिए, अभी आपको लगेगा कि शायद मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, जो भी लगे, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। यूपीएससी की बात करें, मैं टॉप 300 की सीरीज़ कभी चलाता हूँ, कभी टॉप 500 की, और उसी में से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। पता है आपको, कोई व्यक्ति सिर्फ उतना ही पढ़ ले ना, आराम से प्री क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन लोग भरोसा नहीं करते। कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं तो ये पहचानना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कितना पढ़ना है, आप सही बताऊं कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जगा पाएंगे, उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और यही हो रहा है। खैर, अब मैंने बात कर दी टॉपिक्स की, तो थोड़ा सा प्रमोशन कर ही देता हूँ कि अभी टेस्ट सीरीज, सॉरी, वो जो नोट मिल रही है उसके लिए लिंक दिया है कमेंट में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना ही पढ़ना है बस। उसकी पीडीएफ नोट लेके जल्दी से तैयार कर लेंगे, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, रिवीजन करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ नोट नहीं लेना चाहते तो भी आप इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसी सीरीज़ की मदद से, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पे। आप उन्हें लीजिए, आपको सामने एक फ्रेमवर्क दिख जाएगा कि बस इतना ही पढ़ लेना है, आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब एग्ज़ाम होगा, मैं आपको कट ऑफ दिखा दूंगा, वो क्वेश्चंस दिखा दूंगा, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आ गए यहीं से। खैर, वो अलग बात है। लेकिन ये पहला कदम है कि अपनी पढ़ाई के पहले पक्ष को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। आपने जान लिया कि बस इतने ही टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। अब उसके बाद इसको पढ़ने की बारी आती है, और पढ़ने की बारी में भी इंटरेस्टिंग आप कैसे बनाएंगे। हम कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि या तो हम एक ही बार में सब कुछ समझ लेना चाहते हैं, या फिर हमें लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ये तो कठिन है, तो हम 100 बार पढ़ते हैं तब भी समझ में नहीं आता। इसे इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पढ़ाई करते समय उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू करिए। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कौन सा एग्जाम्पल लूँ बताइए, साइंस का ले लूँ। चंद्रयान के बारे में मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, आदित्य एलेवन के बारे में पढ़ रहा है, और पढ़ते समय उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग आती है कि किताब पढ़ रहा है। कितने, कह सकते हैं कितने शर्म की बात है ये, अगर ये हमारे अंदर ये फीलिंग आए कि हम किताबी बात पढ़ रहे हैं। चंद्रमा कहीं काल्पनिक चीज़ है, आप तो देख लेते हैं ना, जो यान गया है वो काल्पनिक चीज़ है, वो तो वास्तव है, वास्तविकता है, उसे तो आप देख सकते हैं। लेकिन हम पढ़ते ऐसे हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ की चीज़ है। आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, भाई आरबीआई एग्जिस्ट करती है, आरबीआई कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। बैंकिंग सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स लगता है हमें, पता नहीं क्या तोप है। क्यों लगता है? क्योंकि उसे हम सिर्फ किताबों तक ही सीमित रखते हैं, सिर्फ किताबों तक। अभी हम मूवी देखने जाएंगे और दोस्त को सारी मूवी की कहानी बता देंगे, लेकिन एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर इतिहास का पढ़ लें तो लगता है कि बाप बाप ऐसे लगता है पता नहीं क्या पढ़ लिया, मतलब। और वो भी इंटरेस्टिंग है, वहाँ भी कहानियाँ हैं, वहाँ भी मार काट से लेकर सब कुछ चल रहा है,
दरबारी हैं किसी के दरबार में, कहीं कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्या क्या राजनीति, और उसी से प्रेरित होकर बहुत सारी फिल्में बनती हैं। लेकिन उसे हम ऐसे नहीं देख पाते, इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता, मज़ा नहीं आता। इसीलिए पहली बात कि इसको इंटरेस्टिंग, मतलब दूसरी बात जो भी जहाँ तक बात पहुँची है, कहने का मतलब यह है कि इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो उसे रियल लाइफ में देखना शुरू करिए। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे किताब में ही घुस के पढ़ना। भाई, राष्ट्रपति एक व्यक्ति है हमारे देश में, उन्हें देखिए, कल्पना करिए, मन में सोचिए कि हाँ यही तो हैं, इनके बारे में बात हो रही है, उनके क्या अधिकार है, ये कर सकते हैं, उनकी क्या लिमिटेशन है, क्या विवेकाधिकार हैं। ये सारी चीज़ें जब हम जीवंत रूप में देखना शुरू करते हैं तब मज़ा आना शुरू होता है, तब उसमें और रुचि जगनी शुरू होती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर जाओ 10 साल तक तैयारी करिए। लेकिन एक बार आपने किसी टॉपिक को ऐसे देख लिया कि ये कहीं तो होगा, मान लेते हैं पाषाण काल के बारे में, आप मान लेते हैं, आप मूवी देखिए। मूवी देखने का मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें बता रहा है कि पाषाण काल में लोग पत्थर से घर बनाते थे, मतलब पत्थर के हथियार यूज़ करते थे। क्यों नहीं कल्पना कर सकते? दिमाग भगवान ने दिया है, मतलब इस प्रोसेस में जो भी प्रगति करते करते हम इंसान तक पहुँचे हैं, तो ये दिमाग जो विकसित हुआ, किस बात में आप दूसरों से अलग हैं भाई? मतलब जानवरों से किस बात में अलग हैं? इसी बात में तो अलग हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कल्पना कर लीजिए कि कैसे कोई कह रहा है कि इस काल में छोटे छोटे पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, इस काल में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो उसे कल्पना ही तो करना। एक बार आपने ऐसे देख लिया, उस चीज़ को जिंदा कर दिया दिमाग में, चीज़ें भूलती नहीं है जल्दी, मज़ा आने लगता है। और ये हर विषय के साथ हो सकता है। कोई भी ऐसा विषय इस ब्रह्मांड में जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ कि डाटा, आप डाटा कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई आंकड़ा पढ़ते हैं, उसके बारे में भी आप कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना में जैसे मान लीजिए 50,000 करोड़ की कल्पना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके उसके अलग अलग रूप बना के कल्पना कर लीजिए, कार्टून बना के कल्पना कर लीजिए, कुछ तो बनाइए, कुछ तो इंटरेस्टिंग करिए, और हो जाएगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और यहीं से आप प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे ही लोग जब अगर आईएएस भी नहीं बन पाते ना, तो कमाल के इंसान बन जाते हैं। ये बात इन्हीं के लिए कही जाती है, उनके लिए नहीं जो दिखा रहे हैं, बस दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल लगे और चल दिए, और ये अपने आप में घमंड बना ले कि हमने यूपीएससी की तैयारी की है तो हम बेहतर हो गए। कुछ नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े बेवकूफ़ निकलते हैं यहाँ से तैयारी करके, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से तैयारी नहीं की। लेकिन इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो सही में आपका ज्ञान बढ़ेगा, सही में आपकी समझ बढ़ेगी, चीज़ों को आप बेहतर समझ पाएंगे, अपने दिमाग को विकसित कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी इंटरेस्टिंग होगी जब चीज़ों को आप देखना शुरू करते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेज पे। रिवीजन सबसे खूबसूरत स्टेज है। क्यों? क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ लिया, और अभी मैंने बताया कि कैसे आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब रिवीजन करने की बारी। रिवीजन में भी एक पैटर्न बन गया कि पन्ने पलटते रहो, रिवीजन होता रहेगा, बार बार वहीं पढ़ो, रिवीजन होता रहेगा। मुझे एक बात बताइए कि जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसको चाहे 1 करोड़ बार देखिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि वो चित्र आपके दिमाग में छप जाएगा। मतलब वो जो पन्ना है, पन्ने के एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपके दिमाग में छप जाएंगे, इतना हो जाएगा बार बार देखने से। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि बात आपको याद हो चुकी है। आपने कई बार महसूस किया होगा क्वेश्चन हल करते समय कि क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है आपको पता चल गया कि इस टॉपिक से पूछा गया, ठीक है, जिस पेज से आया है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है उसको, वो पेज भी दिख रहा है, लेकिन बातें याद नहीं आ रही हैं क्योंकि आपने पेज ही देखा था, तो पेज ही आएगा ना दिमाग में। अगर आपने उसे समझा होता तो वो समझ आती, वो शब्द दिखने लगते उस तरीके से जो आपने समझा था। तो इसीलिए रिवीजन को सिर्फ पन्ने पलटने और बार बार एक ही लाइन को पढ़ना ये मत समझ लीजिएगा। रिवीजन का मतलब है कि जो आपने समझा है उसे बार बार दिमाग में लेके आ रहे हैं, और इसे बार बार दिमाग में लेके आने के लिए कहीं भी ये अनिवार्य नहीं है कि आप नोट खोलेंगे, किताब खोलेंगे तभी ये चीज़ होगी। इसके अलावा भी हो सकती है। कैसे?
आप सोने जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए सोचिए इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, ये टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे, अच्छा ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। टॉपिक्स के बारे में जैसे जैसे आप उनका नाम लेते जाएंगे चीज़ें याद आती जाएंगी, और साथ साथ ये भी दिखने लगेगा कि इसमें कौन सा है जो मुझे फिर से देख लेना चाहिए, भाई ये तो भूल रहा है। जैसे मान लेते हैं आप भूगोल के बारे में सोच रहे हैं, भूकंप के बारे में सोचिए, भूकंप अच्छा 3 तरंगे होती हैं, ये तीसरी वाली को क्या कहते हैं मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, कल देखेंगे। या तुरंत अभी मोबाइल में देख लिए, कहीं से भी देख लिए, तो तुरंत वो पता भी चल गया कि हाँ ये है। तो इस तरीके से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नहा रहे हैं, नहाते समय चीज़ों को सोच सकते हैं, टहले निकले हैं, टहलते समय सोच सकते हैं, चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ घंटे के हिसाब से बैठ के अपने आप को बांध के कुर्सी पर पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन को अलग अलग तरीक़ों से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये इंटरेस्टिंग तब बनेगा जब, इसके पहले मैंने बताया ना, चीज़ों को जिंदा करिए, टॉपिक से बाहर निकलिए, किताबों से उसे रियल लाइफ में लेके आइए, तब देखिए आपको कितना मज़ा आता है। इसके बाद बात प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस में भी सिर्फ एक ही पैटर्न लोग फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? क्वेश्चन पेपर सामने है, उसका उत्तर खोजना है। नहीं, ये प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। और भी तरीके हो सकते हैं। आप खुद से क्वेश्चन बना के उसका आंसर दे सकते हैं, मन ही मन, ये भी एक प्रैक्टिस है। आप खुद से ये सोच सकते हैं कि इस पे क्वेश्चन बन कैसे सकता है, या किस चीज़ को लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। तो जब इस तरीके से आप करते हैं तो आप उस टॉपिक के गहराई में जाते हैं, चीज़ें और गहरे से समझ में आती हैं, प्लस आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो सारे पैतरे अपना लिए उस टॉपिक से लेकर कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, और उसी में से कोई एक तरीका अपना के यूपीएससी ने पूछ लिया। आप उसी पर बार बार सोच चुके हैं, अच्छा मैं तो पहले से जानता था कि इसको ऐसे घुमा कर भी पूछा जा सकता है, ले पूछ लिया, उसका उत्तर हमने दे दिया। तो आप मानसिक रूप से भी ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत मज़ा है, बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। और जब ऐसे आप करते हैं तो जो आप टेस्ट देते हैं बाकी जहाँ से भी, उसमें भी मज़ा आता है। लेकिन ये तो एक पक्ष हो गया। अब जो फॉर्मल टेस्ट आप देते हैं, जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे, अगर उसकी बात करें तो इसे भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कैसे? आपने एक बार टेस्ट दिया, फिर उसके बाद से मिला लिया कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। बहुत सारे लोग उसके बाद देखते भी नहीं है मुड़ के कि उन्होंने क्या क्वेश्चन मतलब सही किया था, क्यों सही किया था, क्यों गलत किया था। जब देखेंगे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, तो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, उन्हें सिर्फ एक एक चीज़ देखते जाइए कि किसी भी क्वेश्चन में किस वजह से मेरा आंसर गलत हुआ। आपको ना एक चमत्कार जैसी फीलिंग आएगी। मैं जो कह रहा हूँ उसे बस समझ लीजिए एक बार, कि आपने क्वेश्चन तो ठीक से अपने हिसाब से सही उत्तर दिया था, तो उसमें कहाँ पे मिस्टेक हो गई। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं टेस्ट का विश्लेषण करते समय, कि बस ये टॉपिक मुझे पढ़ लेना चाहिए, ये गलत हो गया, ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ऐसे विश्लेषण करते हैं। नहीं, वो सही तरीका नहीं है। हो सकता है कि उस क्वेश्चन के आंसर तक आप 70% तक पहुँचे थे, यानी कि 70% तक चीज़ें आपको समझ में आ रही थी, आप वहाँ तक सही थे। कुछ बातें थोड़ी सी भूल गई, समझने में फेर हो गई। तो जब आप ये सोचेंगे कि कहाँ मैंने गलती की, तो कई बार आपको मज़ेदार चीज़ें दिखेंगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि यार ये तो मैंने सही उत्तर दिया था, लेकिन गलती ये हो गई कि पूछा था कौन सा गलत है, यहाँ गलती है। यानी कि टॉपिक मैंने पढ़ा है, समझा है, रिवाइज किया है, सब बढ़िया है। प्रैक्टिस के दौरान ये पता चला कि मैंने हड़बड़ी की है। क्या ये कोई कोचिंग में सिखाएगा आपको? क्या ये मैं ऐसे ही भाषण देता रहूं तो आप सीख जाएंगे? नहीं, ये प्रैक्टिस के दौरान ही आएगा। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से इसकी वजह से, मतलब हड़बड़ी में पूछा था कौन सा असत्य है, और मुझे लगा कि कौन सा सत्य है, ये पूछा गया, इस हड़बड़ी में गलती हो गई। तो वहाँ आप एक चीज़ सीख गए। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन गलत है तो पता चलेगा कि अरे फैक्ट पूछा था। जैसे मान लेते हैं 1857 की क्रांति, मान लेते हैं पूछ दिया एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, और मिलान करने के लिए दे दिया कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, तो आपने अपने हिसाब से लगाया, गलत हो गया। तो अब देखें कि अच्छा ये कौन, फैजाबाद से कौन थे, ये शायद मुझे याद नहीं है। कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये भी थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। यानी कि इस टॉपिक के ये तथ्य मुझे याद होने चाहिए। यानी कि आपको पता चला कि मुझे कुछ तथ्य भूल रहे हैं किसी खास विषय में, उन्हें रट लेना है, याद कर लेना।
तो इस तरीके से जब आप देखेंगे टॉपिक्स को तो आपकी कई कमियां पता चलेंगी और बहुत मजा आएगा उसमें। सही बताऊं तो जब हम अपनी कमियों को सही मायने में देखना शुरू करते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, बड़ी सुकून मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि वहीं से इस बात की संभावना शुरू होती है कि अब हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो इंसान अपनी कमी नहीं देख पा रहा है वो एक्सेप्ट करेगा ये तो दूर की बात है, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है। कुछ लोग देख भी लेते हैं तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। किसी की कमी बताइए, देखिए नाराज हो जाएगा आपसे, वो बात ही नहीं करे कई दिन तक। तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, देखना भी नहीं चाहते, तो क्या ही सुधार कर लेंगे। लेकिन जब हम अपनी कमियों को देखते हैं, जितनी बार अपनी कमियां दिखती हैं उतनी बार हल्के हो जाते हैं, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ से हर बार हम अपने आप को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कमियां वही आदमी देखता है अपने अंदर जो उसे बेहतर करना चाहता है, नहीं तो आदमी इग्नोर करता है। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ओवरऑल ये तो अंदर जाके मैंने पढ़ाई की बात की, ओवरऑल बाहर निकल के बात करें कि कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो आप तैयारी के अलावा थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब ये है कि आप क्या खा रहे हैं, अच्छा खाइए। और ध्यान दीजिए, मैं जब कह रहा हूँ अच्छा खाइए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप बहुत महंगी चीज़ें खाइए। अच्छी चीज़ें उतनी भी महंगी नहीं मिलती हैं। दिक्कत है कहाँ कि जो महंगी भी हैं, आसानी से मिल भी जा रही हैं, हमारे पास उतना बजट नहीं है फिर भी हम वही खाते हैं, नुकसान करती हैं। कुछ लोग नशा करने लगते हैं, वो उसका तर्क इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उसका तर्क उनके पास है। बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये चीज़ मेरे सेहत के लिए अच्छा है, आपको जवाब मिल जाएगा। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता भी नहीं हूँ कि आप नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अच्छा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन जब मैंने ये बात कही और आपने अपने आप से पूछा कि मैं ऐसा कौन सी चीज़ खाता हूँ या खाती हूँ जो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जवाब है। ये पहली चीज़। दूसरी बात, आप अपने रिश्तों में एक प्रेम वाला माहौल बनाइए। रिस्पेक्ट करिए सबकी, सबके प्रति आभार व्यक्त करिए। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है ना, उससे भी प्यार से देखिए, क्योंकि वो परेशान कर रहा है। आप ऐसे देख सकते हैं, दो दो तरीके हैं देखने के। ये चाहता ही नहीं कि मैं सफल हूँ, या दूसरा तरीका कि इनडायरेक्टली ये मेरी मदद कर रहा है मुझे परेशान कर करके कि मैं जल्दी से सफल हूँ और इससे छुटकारा मिले मुझे। ये भी हो सकता है। उसे दिखाने के लिए नहीं कि चलो अब आईएएस बन गए तो तुम्हें दिखाएंगे, ऐसा नहीं। वो देखने वाले लोग देख ही लेते हैं, क्या ही दिखाना है। ठीक है। तो अपने रिश्तों में, चाहे आपके पर्सनल लाइफ की बात हो या कोई दूर का भी कोई व्यक्ति है जो आपसे जुड़ा है, उसमें एक समरसता लेके आइए, एक प्रेम भाव लेके आइए और सबके प्रति आभारी रहिए। आपको जो मिला है ज़िंदगी में उसके प्रति आभारी रहिए। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपकी तैयारी आसान होगी, आपकी शिकायतें कम होगी। तैयारी करने वालों की एक बीमारी ये भी है, शिकायतें बड़ी हैं उनके पास। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, पैसा नहीं है दिक्कत हो रही है, या पैसा है तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर की चीज़ें, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे पति ऐसे हैं। बहुत सारी बातें हैं भाई, अनंत हैं। तो थोड़ी देर के लिए शिकायतें जब आपकी कम हो जाएंगी ना, आप सुकून महसूस करेंगे, आप तैयारी को एंजॉय कर पाएंगे। तो शिकायतें कम करिए, आभार व्यक्त करिए कि जो भी हमारे साथ हैं, जो मिला उसके लिए भी थैंक यू, जो नहीं मिला उसके लिए भी थैंक यू। और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। दुनिया के लिए बहुत समय दे रहे हैं, थोड़ा अपने लिए समय दीजिए। कुछ दिन थोड़ा बीच बीच में समय निकाल के आधे घंटे 1 घंटे अकेले बैठिए, अपने बारे में सोचिए कि क्या कर सकते हैं जिससे ज़िंदगी और खूबसूरत हो सकती है। अपने आप को और कैसे बनाएं जिससे हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो जाए कि और सुकून मिले और आनंद आए, किसी की बात का कम बुरा लगे, किसी की बात पे कम चिड़चिड़ाहट हो। इसकी तलाश में हमेशा रहिए, क्योंकि आप सफल भी हो गए, आप जो चाहते हैं वो पा भी लिए, आपकी सेहत ने साथ छोड़ दिया, आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं बनी है जो उसे संभाल सके, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग हैं बहुत सफल हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग अपराधी हो जाते हैं, कुछ लोग समाज को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ पर ध्यान दिया, खुद पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से खुद पर भी ध्यान दीजिए,
ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाएगा, प्रेम पूर्वक बनाएगा और आप इस सफ़र को एंजॉय कर पाएंगे। उम्मीद है देखिए मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बातें नहीं की हैं, एकदम फ्री फ्लो में बातें की हैं। जब जो बात मुझे समझ में आई मैंने कही है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कोई भी बात, एक भी लाइन आपको समझ में आ गई होगी तो मेरा इतना बोलना सफल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी ढेर सारी चीज़ों में शायद कहीं न कहीं मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है किसी न किसी रूप में। अगर सिर्फ एक लाइन में आपसे कहूं तो ये है कि आप अपनी तैयारी को सीरियस मत होने दीजिए। अगर आप बहुत गंभीर हैं, आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है, तो समझ जाइए कि आपको सुधार की ज़रूरत है। तुरंत, अभी, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, अभी देखने की ज़रूरत है कि ये क्या मतलब सज़ा मिली है थोड़ी मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, सज़ा बनाने के लिए नहीं। तो इसे देखिए कि क्या दिक्कत है और ज़्यादातर संभावना ये है कि आप पता चलेगा कि आप अपनी तैयारी को मतलब बोझ लेके चल रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं, संघर्ष जैसा मान के चल रहे हैं इसलिए। तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने पर ध्यान दीजिए, उसमें समय लगाइए। यकीन मानिए इसे इंटरेस्टिंग बनाने पर जो समय लगाएंगे उससे आपका समय भी बचेगा, आपके सफल होने का चांस भी बढ़ेगा। अगर इसे इग्नोर करेंगे, डिप्रेशन में जाकर तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे आए चले गए, पता नहीं कहाँ, दिक्कत हो जाएगी। और बाद में ये भी रहेगा कि पूरी जवानी इसी में खपा दिए और जिए भी नहीं ढंग से, तो ये जो शिकायत होगी वो ज़िंदगी भर होगी। तो इसे सीरियस मत बनाइए, इसे एंजॉय करिए। एंजॉय करते करते भी मेहनत की जा सकती है। एक एग्जाम्पल और, किसी व्यक्ति को नाचना पसंद है, देखिए नाचते ना शादी में देखिए नाचते नाचते पसीना हो गया, पूरी शर्ट भीग गई है, कपड़ा भीग गया है, धड़कन तेज हो गई है, लेकिन उन्हें इस बात की शिकायत नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मैंने बड़ी मेहनत से नाचा है भाई, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। नाचने में ही उन्हें मज़ा आ गया। ऐसे ही आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर इसमें मेहनत भी पड़ रही है तो उसे एंजॉय किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बड़ी मेहनत की बात है। और अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से अपने आप से कहिए कि मुझे नहीं पता कि कैसे एंजॉय किया जा सकता है इसे। और जैसे ये बात कहेंगे तो अंदर से आएगी कि पता करो, किसी से हेल्प लो या खुद से खोजो कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, उसे बनाओ। फिर आप देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। इसके बाद चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सफल हो जाएं, या फिर इसको छोड़ के जो भी आप करना चाहेंगे उसे आप एंजॉय करेंगे। आप रिलेशन में होंगे, रिलेशन को एंजॉय करेंगे। आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस को एंजॉय करेंगे। अच्छे अधिकारी बन गए, आईएएस बन गए, सचिव लेवल पे गए, आप उसे एंजॉय करेंगे। ज़िंदगी में आप जो भी करेंगे, बड़ी से बड़ी सिचुएशन आएगी, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी आएगी, उसे एंजॉय करेंगे क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी को एंजॉय करना सीख लिया भाई। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अपने बुढ़ापे में भी, सेहत डाउन हो रही है दिख रहा है, मौत करीब आ रही है दिख रहा है, उसे भी एंजॉय करेंगे, हर चीज़ एंजॉय करेंगे। और यही सही मायने में एक असली पर्सनालिटी है, एक जिंदा इंसान की पहचान है कि वो हर चीज़ को ऐसे बना देता है कि उसे एंजॉय कर पाए। ओवरऑल यही मायने रखता है, बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती कि आपने कितना क्या उपलब्ध कर लिया। बहुत सारे लोग सफल होते हैं, रोते रोते जीते हैं, रोते रोते मर जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप तैयारी के दौरान भी खुश थे, उसे एंजॉय कर रहे थे, ज़िंदगी में जो भी किया उसे एंजॉय किया, तो आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं होगी। दुनिया आपके बारे में क्या धारणा बना रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, हमेशा अपने आप को सफल मानेंगे, क्योंकि आप सफल अभी हो जाते हैं जब आप अपने आप को एंजॉय करना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो बस आज इतना ही है। फिर आगे कभी कोई बात ध्यान में आएगी तो आपसे बात करूँगा, आपको समझाऊँगा, समझूँगा। और अब क्या, ठीक है इतना ही है। तो अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ नोट के बारे में मैंने बताया, कमेंट में लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ नीचे, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।